प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम कक्षा 12वीं फिजिक्स प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का जो पेपर है उसका हल आपको बता रहे हैं। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। हाँ, इन प्रश्नों को अच्छे से आप अभ्यास भी कर लीजिएगा, क्योंकि अभी कहीं प्री बोर्ड किसी स्कूल में कहीं कहीं अभी बाकी है और कहीं जारी भी है। और प्री बोर्ड के पेपर वार्षिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रहते हैं, यानी 6 माही परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा, तिमाही परीक्षा, पिछले साल का पेपर वगैरह हल कर लेते हैं तो पेपर बहुत अच्छा जाता है। और आपके इस चैनल पर सभी पेपर्स के हल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पूरी फिजिक्स की प्लेलिस्ट और भी विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध है, आप चैनल पर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, निर्देश सामान्य निर्देश इस प्रकार से दिए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद देखिएगा सही विकल्प है ना, यहाँ से सही विकल्प शुरू होते हैं। सही विकल्प तो मैं कारण सहित बताऊंगा आपको ताकि समझ में भी आ जाए। लिखा हुआ है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने के बाद प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ा दी जाए, प्लेटों के बीच की दूरी यानी स्मॉल डी बढ़ा दी जाए तो प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा। विभवांतर के बारे में पूछा है। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को थोड़ी सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा जिससे साफ दिखे। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, देखिए ये आपको एक सूत्र होता है संधारित्र की धारिता C बराबर, संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर K एप्सिलॉन 0 A/D होती है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि दूरी बढ़ा दी जाए यानी D का मान बढ़ा दी जाए, तो देखिए अगर D का मान बढ़ेगा तो C का मान क्या होगा, घटेगा। स्वाभाविक बात है, ये हर का मान इसका बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, संधारित्र की धारिता घट जाएगी। अब सूत्र होता है विभवांतर और संधारित्र की धारिता में संबंध होता है V बराबर Q/C। तो अब जब C घट जाएगी तो विभवांतर बढ़ेगा, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि D बढ़ाने पर विभवांतर बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये जो आप देख रहे हैं इसमें पहले का उत्तर A ही आएगा, यानी ये बढ़ जाएगा। ठीक है ना। फिर अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल है छोटा सा, कि किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, यानी E का मान कितना दिया है, 12 वोल्ट। तो भाई बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा कितनी होगी। ये तो आपसे मौखिक बन गया होगा, I मैक्सिमम बराबर E/R है ना। तो आप E/R का मान इसमें भर देंगे तो मान निकल आएगा 24 एम्पियर आएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए I मैक्सिमम बराबर E/R है ना। फिर अपन I मैक्सिमम विद्युत वाहक बल पूरा E का मान कितना है, 12 है ना, 12 वोल्ट, और आंतरिक प्रतिरोध का मान 0.5। अब इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, दशमलव को हटाएंगे तो आप ऊपर 0 बढ़ा सकते हैं, तो 120 हो गया, नीचे 5 हो गया, काटेंगे तो 24 आ गया, यानी 24 एम्पियर। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, B 24 एम्पियर। ठीक है ना, यानी इसका आंसर आ जाएगा B नंबर का, ये 24 एम्पियर। ठीक है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है, ये तीसरा देखिएगा, एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 45 अंश पर प्रवेश करता है तो पथ कैसा होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि 90 अंश पर प्रवेश करे तो उसका पथ क्या हो जाएगा, वृत्ताकार। लेकिन अगर यहाँ 45 पूछा है तो 45 में यहाँ पर ये सर्पिलाकार होता है। वैसे यहाँ पर एक कुंडलिनी आकार बोल सकते हैं इसको, तो वो तो दिया नहीं कुंडली के आकार का, तो सर्पिलाकार इसका उत्तर आना चाहिए, है ना। इसका उत्तर आएगा D सर्पिलाकार। ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, ये चौथा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से किससे स्वतंत्र होता है। तो भाई प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन के पर निर्भर करता ही है, फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, समय पर निर्भर करता है, फैराडे का नियम ही है ना, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ बचा क्या, यहाँ कुंडली का प्रतिरोध, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, उससे स्वतंत्र होता है, तो इसका उत्तर आएगा B। ठीक है ना। अब इसके बाद ये तो अब मौखिक आप बता सकते हैं, एक फोटॉन की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो E = h न्यू है, ये h v दिख रहा है तो v नहीं है, न्यू है, E बराबर h न्यू,
जहां एच प्लांक नियतांक और न्यू फोटॉन की आवृत्ति है। वैसे कुछ विद्यार्थी इसमें मतलब इसका उत्तर ये आएगा, लेकिन कुछ विद्यार्थी इसमें एच सी भी लिख सकते थे, पर एच सी में सी प्रकाश की आवृत्ति हो जाती है, तो इसलिए इसका एक्यूरेट सही उत्तर ये ही माना जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा? ई बराबर एच न्यू, यानी इसका उत्तर आ जाएगा ए नंबर का। ठीक है, ये आपके सही विकल्प है। अब एक और है इसमें, प्यारे विद्यार्थियों ये देखिएगा, ये हाइड्रोजन वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामा श्रेणी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के यानी विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के किस भाग पर स्थित होती है, किस भाग में? तो ये दृश्य प्रकाश में होती है। मैं इसके बारे में थोड़ी सा आपको और बता दूं, थोड़ी सी ये देखिएगा, आप याद रहे, क्योंकि एक प्रश्न से कई प्रश्न तैयार होते हैं ना। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो श्रेणियाँ होती है, लाइमर श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी इत्यादि, तो लाइमर श्रेणी जो होती है परावैंगनी क्षेत्र में होती है। ठीक है, बामर श्रेणी जो इसमें पूछी गई है वो दृश्य प्रकाश क्षेत्र में होती है, और पाश्चन श्रेणी जो है ना, तो वो होती है निकट अवरक्त क्षेत्र में, निकट अवरक्त क्षेत्र में, और ब्रैकेट इत्यादि जो श्रेणी होती हैं ये दूर अवरक्त क्षेत्र में। मतलब पाश्चन और ब्रैकेट ये अवरक्त क्षेत्र में, और बामा श्रेणी दृश्य क्षेत्र में, और लाइमर श्रेणी परावैंगनी क्षेत्र में दिखती है, मतलब, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा सी नंबर का दृश्य प्रकाश। ठीक है ना। इसका ये इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश वर्जन में भी आप इसी के अनुसार देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, खाली स्थान, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। ठीक है, तो अब इसमें मैं बताऊं, पहला प्रश्न पढ़िएगा आप। पहला प्रश्न क्या लिखा है कि दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी अगर दुगनी कर दी जाए, विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान कितने गुना हो जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 गुना होगा। तो आप कैसे होगा, इसका आंसर भी तो समझिए। तो देखिए, आप जानते हैं कूलाम का जो नियम था, तो कूलाम के नियम में आप पढ़े होंगे कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती, उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यदि हम बाकी चीज़ों को स्थिर माने तो दूरी भर देखें तो F1 पहली स्थिति में जो बल है, जब दूरी नहीं चेंज की है, d ही है दोनों बिंदुओं के बीच, तो F1 बराबर 1/, अनुक्रमानुपाती d² हुआ। तो यहाँ से अनुक्रमानुपाती चिन्ह यदि आप हटाते, कोई नियतांक k वगैरह लिख दिए, तो F1 का मान इतना आया। अब प्रश्न ने कहा है कि d का मान दुगना कर दिया जाए, यानी d की जगह पर आप 2d कर दें, तो वर्ग तो करना पड़ेगा ना। तो 2d का वर्ग करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4d का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये सेकंड स्थिति, यानी जब दूरी आपने दुगनी कर दी तब इतना बल लगेगा। तो अगर हम समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दें तो कितना आएगा? समीकरण 2 में भाग दे रहे हैं, यानी F2 में F1 का, तो F2/F1 बराबर, F2 का मान ये वाला पूरे ये लिख दिए, और F1 का मान पलट करके लिख दें d²/k, तो k से k कट गया, d² से d², 1/4 आया कि नहीं आया? ठीक है ना, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसमें खाली स्थान में क्या आ जाएगा? क्या कारण समझना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन दोबारा आता है ना तो आपसे बन जाए। प्यारे विद्यार्थी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी उपयोगी वीडियो मिले। फिर देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा कैसी होती है? तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि है, इसकी दिशा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके विपरीत होती है हमेशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? N से S की ओर। तो आघूर्ण की दिशा होगी S ध्रुव से N ध्रुव की ओर, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। आप S से N की ओर भी लिख सकते हैं, है ना, S ध्रुव से N ध्रुव की ओर, है ना, S ध्रुव से N ध्रुव की ओर, ये पूरा लिख दीजिएगा। S ध्रुव से N ध्रुव की ओर होती है और अक्ष के अंदिश होती है। अब इसमें लिखा हुआ है, शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य कितना कलांतर होता है? शुद्ध प्रेरकत्व, शुद्ध प्रतिरोध पूछा है ना। शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य क्या कलांतर होता है? शुद्ध प्रतिरोध में क्या होता है
जब केवल आर जुड़ा होता है परिपथ में तो धारा की दिशा ये है, तो जो विभवांतर होगा वी आर वो भी इसी दिशा में होगा। आपने ये पढ़ा होगा है ना, फेज डायग्राम वगैरह बना रहे थे। तो शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य कलांतर हो जाएगा 0 अंश का। समझ गए, क्योंकि दोनों धारा और विभवांतर दोनों एक दिशा में चल रही हैं। ये बता दूं आपको, शुद्ध यहाँ पर अगर पेरकत्व होता तो 90 डिग्री होता, क्योंकि VL ऊपर जाता है, I ऐसा है ना। शुद्ध धारितीय होती तो भी 90, क्योंकि VC नीचे जाता है और I की दिशा यही होती है। तो ये यहाँ पर फिलहाल 0 अंश आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा त्वरित आवेश खाली स्थान को विकृत करता है। तो आपने विद्युत चुम्बकीय तरंगों की परिभाषा में पढ़ी होगी, दोलायमान त्वरित आवेश है ना, विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग। ठीक है ना, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय विकिरण भी लिख सकते हैं, पर तरंग आप लिख देंगे वो भी सही है ना। विद्युत चुम्बकीय तरंग विकृत करता है। फिर आप ये देखिएगा 5वां क्या लिखा हुआ है कि तरंग संचरण के दौरान समान कला में दोलन करते हुए बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, याद आ गया, तरंगाग्र कहलाता है ना, तरंगाग्र। तो इसमें खाली स्थान आ जाएगा तरंगाग्र। ठीक है ना, तरंगाग्र। तरंगाग्र में प्रत्येक जो बिंदु होते हैं वो समान कला में दोलन करते हैं। ठीक है, फिर इसमें ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो। क्या समान हो भाई, द्रव्यमान संख्या समान हो, यही तो उत्तर मिल गया। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, तो द्रव्यमान संख्या यानी भार, तो भार समान हो तो क्या कहलाएंगे, समभारिक। आपको ये खाली स्थान बहुत अच्छे लगे होंगे, बन भी गए होंगे, समभारिक। ठीक है ना, तो इसमें आ जाएगा समभारिक। और यदि परमाणु क्रमांक समान होता तो समस्थानिक। ठीक है ना, तो यहाँ पर आएगा समभारिक। तो इस प्रकार से खाली स्थान भी हो गए, और आप इसका इंग्लिश वर्जन कुछ इस प्रकार है, देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ देखते हैं सही जोड़ी। तो इसकी सही जोड़ी बहुत अच्छी नहीं आई है, वैसे वार्षिक परीक्षा में सरल आती है सही जोड़ी, इसमें थोड़ी उटपटांग सी लगी मेरे को, कुछ इसमें मिस्टेक भी है एक्चुअली। तो इसमें देखें, पहला लिखा हुआ है सरल सूक्ष्मदर्शी है ना, सरल सूक्ष्मदर्शी, फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, व्यतिकरण दीप्त फ्रिंज, व्यतिकरण अदीप्त फ्रिंज, व्यतिकरण निम्नस्थ, विवर्तन निम्नस्थ। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, अब आपको ये याद आ रहा होगा, लेकिन इसमें आपने सूत्र पढ़े होंगे, 1m बराबर 1+d/f, तो आपका होगा 1 नहीं है। तो भाई यही है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। कंडीशन आपको याद होगी, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो पहले का उत्तर क्या हो गया, d/f। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ये आ जाएगा नेत्रिका की आवर्धन क्षमता यानी me, और अभिदृश्यक की आवर्धन क्षमता यानी mo। दो लेंस होते हैं ना, नेत्रिका और अभिदृश्यक लेंस, तो इन दोनों का गुणनफल के बराबर होती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। आप कहेंगे कैसे, तो मैं बताऊं आपको। देखिएगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता में आपने ये वाला सूत्र पढ़े होंगे, m बराबर जो निकालते हैं V0/U0 है ना, गुणित D/UE। तो ये एक्चुअली है क्या, ये है अभिदृश्यक की आवर्धन क्षमता, यानी ये हो गई MO, और ये क्या है, नेत्रिका की आवर्धन क्षमता यानी ME। तो इन दोनों का गुणनफल, तो इस प्रकार इसमें जो आएगा ME और गुणित M0, तो यानी इसमें F नंबर का हो गया। ठीक है ना, F नंबर का हो गया। अब इसके बाद है दूरदर्शी। तो दूरदर्शी में यहाँ पर यही आएगा, क्या आएगा, G नंबर का जो लिखा हुआ है, G नंबर का ये है G नंबर का F0/FE, ये इसका कहाँ गया, ये FO/FE, ये हो गया। अब इसके बाद है यहाँ पर, यहाँ थोड़ी सी इन दोनों क्वेश्चनों में ज़्यादा अच्छे से नहीं स्पष्ट किया, कुछ मिस्टेक भी है। इसमें लिखा व्यतिकरण दीप्त फ्रिंज। तो व्यतिकरण दीप्त फ्रिंज में यहाँ पर आएगा, मैं बता दूँ, E नंबर का आएगा 2λD/d, और जो व्यतिकरण अदीप्त फ्रिंज है इसमें ये B नंबर का आएगा, यद्यपि मिस्टेक है इनमें, 3λD/d।
अब क्यों है ये ऐसा, यहाँ पर 2 आ जाता है तो सही होता है, यहाँ पर अगर 2 लिख दिया जाता है, यहाँ पर ये 2 लिख दिया जाता है ऐसे तो सही हो जाता। ठीक है, मैं कारण बताऊं कि आप ये देखिएगा यहाँ पर कि एनवी केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, एनवी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से जो दूरी होती है एक्स एन बराबर होता है एन लैम्डा डी बटे डी। ठीक है, दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरी होती है एन लैम्डा डी बटे स्मॉल डी। अच्छा, अभी बता रहा हूँ आगे। अब अदीप्त फ्रिंज होती है, उसकी केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरी कितनी होती है 2n माइनस लैम्डा डी बटे 2d। अब यहाँ पर यदि n का मान सपोज 2 रख दिए जाए तो जो यहाँ रखेंगे वो यहाँ भी तो रखना पड़ेगा। तो n का मान यहाँ 2 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा डी बटे स्मॉल डी। तो इसलिए दीप्त फ्रिंज का तो उसने सही दिया है 2 लैम्डा बटे स्मॉल डी, और यहाँ पर आप 2 रख रहे हैं यहाँ, तो 2 गुणे 2 या ना 2 4, 4 में से 1 गए तो 3, तो यहाँ जाएगा 3 लैम्डा डी बटे 2d आएगा, लेकिन यहाँ पर ठीक है ना, तो 2d आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अदीप्त फ्रिंज में इतनी दूरी होती है। ठीक है, और थोड़ी सा हिंट हमको यहाँ से भी मिला, क्योंकि जो दीप्त फ्रिंजों का पथांतर होता है वो सम लैम्डा बाई 2 का समगुणज होता है और अदीप्त फ्रिंजों में विषम गुणज होता है, तो इससे भी थोड़ी सी हिंट मिली। अब फिर इसके बाद विवर्तन निम्नलिखित, तो विवर्तन निम्नलिखित इसका मान आएगा लैम्डा डी नहीं 2 लैम्डा बटे ए। 2 लैम्डा बटे ए कहाँ है, डी नंबर पर है, इसका मान डी नंबर का जो है 2 लैम्डा बटे ए ये आएगा। ठीक है, तो ये सही जोड़ी हो गई, आप चेक कर लीजिएगा, और जो भी डाउट हो तो आप बताइएगा। यथासंभव हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास ही देते भी हैं। ठीक है ना, तो ये इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा। अब इसके बाद है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ आप देखिएगा है ना, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया है किस प्रकार के आवेश वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, है ना। तो आप जानते ही होंगे, एक तो बिंदु आवेश होता है, बिंदु आवेश के कारण, ठीक है ना, और रेखा आवेश है ना, रेखा आवेश भी, और द्विध्रुवों के आवेश होता है। तो इसमें पूछा गया है किस प्रकार के आवेश वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर कोई ने मात्र बिंदु आवेश करके भी लिख दिया है तो उतना भी सही है, लेकिन इसको पूरा आपको लिखना चाहिए था। कैसा, इस टाइप से उत्तर लिखना चाहिए था कि बिंदु आवेश, रेखा आवेश और द्विध्रुवी आवेशों के वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस टाइप से ये आपको ये पूरा इसका आंसर बना करके लिखना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद है एक विद्युत द्विध्रुव के कारण कहाँ पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। तो ये तो अब कुछ बताने की बात ही नहीं है, डेरिवेशन ही है। निरक्षीय स्थिति पर विभव शून्य होता है, तो आपको लिखना है एक विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान शून्य होता है। ठीक है, फिर ये हो गया दूसरा। तीसरा लिखा हुआ है दंड चुंबक को गर्म करने पर चुंबकनशीलता का मान क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो दंड चुंबक को गर्म करेंगे तो चुंबकनशीलता नष्ट होने लगती है, ऐसा लिखेंगे। मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि एक स्थिति ऐसी आती है गर्म करते करते कि चुंबकनशीलता समाप्त हो जाती है, तो वह ताप क्यूरी ताप कहलाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद है क्वेश्चन अगला, किसी नाभिक का स्थायित्व का गुण किस राशि पर निर्भर करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका अगर एक्यूरेट उत्तर जाना जाए तो बंधन ऊर्जा, या ऐसा बोल सकते हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, है ना। इसको आप लिख सकते हैं प्रति न्यूक्लियन देख लीजिएगा, ठीक है ना, न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। एक शब्द में बोलूँ तो केवल बंधन ऊर्जा, लेकिन ऐसा लिखेंगे तो ज़्यादा सही, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। वैसे कुछ विद्यार्थी इसमें इतना भी लिख दिए हैं प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर वो भी सही है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या पर थोड़ी क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में लिखा किस राशि पर निर्भर करता है, तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या कोई एक भौतिक राशि थोड़ी नहीं कहलाएगी, वो तो अलग अलग दो हो गई ना। तो एक राशि बोलेगा तो बंधन ऊर्जा, है ना।
यानी कि कुछ विद्यार्थियों ने लिखा होगा कि किसी नाभिक का स्थायित्व प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, तो वो बात तो सही है, पर यहाँ पर जो पूछ रहा कि किस राशि पर निर्भर करता है, तो वो राशि कहलाएगी बंधन ऊर्जा, या आप लिखेंगे तो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। फिर अर्धचालक का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? तो अर्धचालक का वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन नॉलेज के लिए बता दूं कि शुद्ध अर्धचालक है अगर जर्मेनियम, तो जर्मेनियम के लिए इसका मान होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए होता है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है। तो राउंड फिगर में हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यानी इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे कि अर्धचालक का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है, तो लिखेंगे लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये एक शब्द एक वाक्य में हो गए। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिएगा सत्य असत्य, ये भी एक एक नंबर के आते हैं। तो पहला पॉइंट कहा जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र होती नहीं होती भाई, खुला वक्र बनाती हैं, धन आवेश से शुरू होती हैं, ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती हैं, बल्कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। तो इसने कहा बंद वक्र होती हैं, तो ये कथन क्या हो गया? असत्य। फिर है विद्युत धारा घनत्व अदिश राशि, तो नहीं, विद्युत धारा घनत्व कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। नॉलेज के लिए बता दूं कि जो धारा घनत्व होता है चालक के अंदर धारा के वितरण को दर्शाता है, और धारा घनत्व यानी J बराबर I/A जो होता है वो एक्चुअली सदिश राशि है। तो ये कथन भी असत्य हुआ। फिर यहाँ पर देखिएगा जो तीसरा है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, तो क्या यहाँ पर स्नेल का नियम लागू नहीं होता? तो हाँ, ये कथन सत्य है, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा तो उस स्थिति में क्या होने लगेगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होने लगेगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब जब परावर्तन होने लगेगा तो स्नेल का नियम तो अपवर्तन के लिए है ना, तो कहाँ लागू होएगा? तो ये कथन सत्य है। आ गई बात समझ में? फिर देखिएगा छठवां पॉइंट लिखा है धातु पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए कार्यफलन का मान कम होना चाहिए। हाँ, कथन सत्य है। कार्यफलन कम हो, कार्यफलन क्या है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए पर्याप्त हो। तो भाई कार्यफलन कम होगा तो कम ऊर्जा लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, आसानी से ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए कार्यफलन का मान कम होना चाहिए, कथन सत्य है। फिर यहाँ पर देखिएगा उत्क्रम अवनीति यानी जिसको आप पश्च अवनीति भी बोलते हैं, पश्च अवनीति में पी-एन संधि डायोड की अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है। हाँ, बिल्कुल सही है। अग्र अवनीति में मोटाई घट जाती है, अवक्षय परत नष्ट जैसे होने लगती है। और पश्च अवनीति में मतलब इस साइड और इस साइड जो आवेशवाहक कण है वो चलने लगेंगे, तो इसलिए संधि फैल जाती है ना, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, तो ये पश्च अवनीति में अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती, कथन हुआ सत्य। ठीक है, अब मैं आगे भी प्रश्न आपको बता दूं, वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वैसे हमने देखिए 2-2 नंबर वाले क्वेश्चनों की वीडियो पहले ही उपलब्ध करा दिए हैं, 1-1 नंबर वाले क्वेश्चनों की वीडियो भी उपलब्ध करा दी है, चैनल की प्लेलिस्ट पर देखें। इतना सारा पूरा पेपर बताऊंगा तो बहुत समय तो लग जाएगा, फिर भी मैं इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो सब बताऊंगा और आपको पूरा पेपर बता रहा हूँ, ताकि जिसके अभी प्री बोर्ड होना है या वार्षिक परीक्षा है तो वो देख लें, और थोड़ी सी चर्चा भी करते चलेंगे। यहाँ देखिएगा छठवां क्वेश्चन, एक गोली चालक की धारिता 1 माइक्रोफैरड है। कितनी है? 1 माइक्रोफैरड। तो इसकी कितनी त्रिज्या कितनी पूछे, त्रिज्या कितनी होगी? तो देखिए इसको कुछ न्यूमेरिकल है, उसको कुछ ऐसे करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यहाँ पर ये धारिता C बराबर कितना होता है? 4πε0 r होता है। हमको क्या पूछा गया है इसमें? त्रिज्या का मान। तो r का मान पूछा गया, तो r को यहीं लिख लेंगे, इसका पक्षांतर c के बटे में कर दें, तो r बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा c बटे 4πε0। अब 4πε0 को अगर आप ऐसा लिख दें, कैसा लिख दें? 1/4πε0 इंटू c, ऐसा लिख दें, इंटू c। तो अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1/4πε0 यानी इसका मान जब निकाला गया है कूलाम के नियम में, तो कितना निकलता है? 9 × 10⁻⁹।
इतना निकलता आंकिक मान, ठीक है ना, इतने का मान, ठीक है, इतना कितने का मान हो गया 1/4πε0 का, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिएगा, यानी कि इसका मान के हुआ और के का मान इतना हुआ। तो ये जो सूत्र है यहाँ पर देखिएगा, ये कितना हो जाएगा, ये वाला सूत्र r बराबर इतने पूरे का मान कितना हो गया, समझ लीजिए के माने थे तो के का मान कितना आ गया 9 × 10⁹। तो यहाँ पर इस के की जगह पर कितना लिख दिए 9 × 10 की। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि आर का ये जो सूत्र है, ये आर का ये सूत्र है, इसको अच्छे से देखिएगा, आर बराबर c/4πε0, ठीक है। तो 1/4πε0 इतना हुआ। अब इसका मान आप के बोल रहे हैं, के मान लिए इतने पूरे को, और के का मान कितना होता है, यानी यहाँ सूत्र क्या बन गया के सी, आर बराबर क्या होगा के सी, वही लिखा हमने आर बराबर के सी, ये सी के। तो अब यहाँ पर सी का मान आपके पास है, सी का मान कितना है 1 माइक्रोफेरड, 1 माइक्रोफेरड ये सी का मान है। अब यहाँ पर माइक्रोफेरड को अगर फेरड में बदलेंगे तो 10⁻⁶ का गुणा करना पड़ेगा, तो फेरड में आ गया। अब मान भर दीजिए, सी का मान भर दिए, सी का मान 1 × 10⁶, के का मान आया 9 × 10⁹, गुणा कर दे भाई, 9 एकम 9 हुआ, और यहाँ घात जुड़ती तो है गुणा करने पर, लेकिन धन ऋण की तो घट गई, तो 9 में से 6 गया तो 3, यानी हो गया 9 × 10⁻³ मीटर, इतनी त्रिज्या होगी मीटर में, इसका उत्तर आ गया। तो ये इतना सरल सा न्यूमेरिकल था, हमने इसको बता दिया, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब ये वाला 3 माइक्रोफेरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि परिणामी धारिता कितनी हो जाए, 4.5 हो जाए, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप कर लीजिएगा, ये संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजन से आपको बन जाएगा। फिर इसमें देखिएगा आगे लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, यानी चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। फिर लिखा हुआ है चल कुंडल धारा मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के उपाय लिखिए। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा ह्रास के 2 कारण और कम करने के उपाय, ठीक है। LCR परिपथ में अनुनाद की घटना कब होती है ना, अनुनाद की घटना कब होती है LCR परिपथ में, आपने पढ़ा ही होगा, जब पेरकत्व प्रतिघात यानी XL धारती प्रतिघात XC के बराबर हो जाती है तो अनुनाद की घटना होती है। अनुनाद या आवृत्ति न्यू बराबर जो सूत्र निकला था, क्या निकला था 1/2π√LC। इसका निगमन करने के लिए सूत्र भर तो पूछा, निगमन भी नहीं पूछा। ये हो गया, इतना है, इतना सा हो गया, तो ये हुआ। अब आगे देखते हैं, यहाँ देखिए व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण लिखिए। एकल स्लिट विवर्तन की घटना किन कोण पर उच्चिष्ट किन और निम्नष्ट होती है। फिर यहाँ पर ये न्यूमेरिकल आ गया, चलो इस न्यूमेरिकल को भी हम बता देते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार है कि 5.4 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वेग दिया है 5.4 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। अब आपको ये वाला सूत्र लगाना है, लैम्डा बराबर h/mv। तो यहाँ पर h यानी प्लांक नीयतांक मान मालूम होना चाहिए, है ना, प्लांक नीयतांक। इसका मान कितना होता है प्लांक नीयतांक का 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम। और v का मान जो है, v का मान तो इसमें दिया ही था, तो v का मान ये है, v का मान ये भर दिए, यानी इस सूत्र में लैम्डा बराबर h/mv में h का मान, m का मान और ये v का मान सबका भर देंगे। तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे, भाई कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करने पर इसका मान आ जाएगा, लैम्डा का मान इतना आ जाएगा, कितना आएगा 0.13477 × 10⁻⁻9। तो -9 लिखे रहने दीजिएगा, दशमलव के 3 अंक तक लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, तो 0.135 और 10⁹ है, -9 है, तो यानी नैनोमीटर, है ना। तो यहाँ पर मीटर की जगह पर नैनोमीटर, यानी इतना उत्तर आ गया, लैम्डा का मान ये आ गया। लैम्डा बराबर कितना आ गया 0.135 nm यानी नैनोमीटर, ये हो गया। अब देखते हैं इसके अथवा में, तो वो भी एक न्यूमेरिकल ही है कि 6.0 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले एक वर्णी प्रकाश किरण पुंज से किसी फोटान की ऊर्जा कितनी होगी। तो फोटान की ऊर्जा का सूत्र E बराबर h न्यू, अभी हमने बताया था ना, h प्लांक नीयतांक न्यू
आवृत्ति तो दी है, कितना सरल है, ये तो उससे भी सरल है। कुछ इस प्रकार हल करेंगे, थोड़ी सी देखिएगा ये वाला सवाल। ये भाई फोटान की आवृत्ति हो गई, एक वर्णी उसमें फोटान की आवृत्ति 6.6 × 10⁻14 हर्ट्ज। प्लांक नीयतांक का मान अभी बताए थे 6.63 × 10⁻−34 जूल सेकेंड। अब ये वाला सूत्र था E = h न्यू, तो यहाँ पर h का मान रखेंगे, ये रख दिए h का मान, ये ठीक है। न्यू का मान रखना है, न्यू का मान आवृत्ति का ये रख दिए। अब इसको हल करना है तो 6 का गुणा इसमें करेंगे संख्यात्मक राशि में, तो आप देख सकते 6 × 18, ये गुणा करने पर ये पूरा इसका इसमें गुणा करने पर इतना आया। और घात को बैलेंस करिए तो ये माइनस में ये प्लस में घट जाएगी, तो 34 में से 14 तो -20 बचा, ठीक है ना। अब दशमलव को आपको जो वैज्ञानिक संकेतन होता है 1 अंक तक लिखते, तो दशमलव यहाँ लाना पड़ेगा, तो एक और 10 आ जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, मतलब भाग देने पे ये तो बटे में 10 करना पड़ेगा ना ऐसे, तो 10 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 10⁻21, 10⁻21 जूल, यानी उत्तर आ जाएगा 3.978 × 10⁻21 जूल, ठीक है ना। फिर लिखा नाभिकीय बल किसे कहते हैं, गुण लिखिए। रेडियो एक्टिव क्षय किसे कहते हैं, है ना। ये देखिए ये प्रश्न बहुत बार आएगा, अभी आया है, वार्षिक में भी आएगा। अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड, परिपथ का चित्र, है ना, और पूरा। तो अर्ध तरंग पूछा, पूर्ण तरंग भी आपका लीजिएगा, अर्ध तरंग पूर्ण तरंग में से एक आना ही आना है। फिर इसमें देखिएगा, इसमें ये जो क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड के अग्र अवनति परिपथ का नामांक चित्र अभिराक्षणिक वक्र, अग्र पश्च दोनों पढ़ना चाहिए, कितना सरल है। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत P/Q = R/S, सरल है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपाह वेग, है ना, और जिसको अनुगमन वेग भी आप बोलते हैं, के लिए व्यंजक ज्ञात करो। ये सब हमने धारा विद्युत वाले वीडियो में बताएं। विस्थापन धारा किसे कहते हैं, सूत्र लिखिए। विद्युत चुम्बकीय तरंग किसे कहते हैं ना, विद्युत चुम्बकीय तरंग, ये सब ठीक है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है ये बोर का परमाणु मॉडल के द्वितीय अभिग्रहित स्थायी कक्षा से संबंधित डी ब्रॉगली के द्रव्य तरंग सिद्धांत से प्राप्त कीजिए। थोड़ी सा आपको दिमाग लगा करके करना होगा, ठीक है। बताइएगा यदि दिक्कत हो तो। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा ये हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा यानी ई का मान, है ना, वो निकालने के लिए कहा, ये भी ठीक है। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, विद्युत रोधी यानी कुचालक और अर्धचालक की व्याख्या कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर पीएन संधि के लिए निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। विसरण धारा, अवक्षय परत, रोधिका विभव, कितना सरल क्वेश्चन, ठीक है। फिर है यहाँ पर बहुल आवेशों के मध्य विद्युत बल के लिए सूत्र, है ना। फिर यहाँ पर ये अथवा वाला देखिएगा कितना सरल आया इसमें, कि किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर यानी अक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु हो तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अक्षीय निरक्षीय में से तो एक आता ही है। फिर वायु सेवट का नियम हुआ, इसकी सहायता से एकांक धारा परिभाषित करना। फिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही पास पर बल आघूर्ण है तो सूत्र आया, है ना। हम सोचे थे कि शायद केंद्र पर तीव्रता आई हो, नहीं वो अलग है ना। यहाँ पर बल आघूर्ण है तो सूत्र आया। फिर ये वाला क्वेश्चन, ये तो डिक्लेयर इंपॉर्टेंट होता है ना। अन्योन प्रेरकत्व हेतु सूत्र, अन्योन प्रेरकत्व और स्वप्रेरकत्व गुणांक में संबंध आप पूछ लिया है एक्चुअली ये, ठीक है। इसके बाद है गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, व्यंजक। फिर लेंस किसे कहते हैं, लेंस की परिभाषा देखिए, छोटी चीज़ें भी पढ़ना चाहिए। लेंस किसे कहते हैं, लेंस वह पारदर्शी माध्यम है जिसके दो पृष्ठ बने होते हैं, गोली होते हैं, है ना, इस टाइप से। फिर लेंस निर्माता सूत्र पूछा, यहाँ लेंस सूत्र नहीं है, लेंस निर्माता सूत्र यानी 1/f वाला सूत्र, 1/f बराबर μ-1 कोष्टक के अंदर 1/r1 - 1/r2 वो वाला सूत्र वो पूछा है। फिर इसमें पूछा है अथवा में प्रिज्म के लिए विचलन कोण किसे कहते हैं, विचलन कोण की परिभाषा। फिर ये प्रिज्म के अपवर्तनांक हेतु सूत्र बहुत बार आया है, अभी आया, वार्षिक में भी आएगा। क्या सूत्र होता है, म्यू बराबर साइन a+ del m/2/sin a/2, ये जो सूत्र होता है ये वाले सूत्र को निकालने के लिए कहा गया है, बन गया होगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा पेपर कठिन नहीं आया था, पेपर सरल आया था। सिर्फ आपको टाइम मैनेज करना चाहिए। जो बार बार कई सेट के पेपर हम आपको बता रहे हैं ये इसलिए कि आप इन प्रश्नों को देखिए और अच्छे से सीखिए।
आप देखिएगा हमने तिमाही का पेपर भी बताया, 6 माही का, प्री बोर्ड का, और आप पिछले साल के पेपर भी देखिएगा, हल पेपर के हल हमने बताए उसमें। तो इन पेपर को आप यदि अच्छे से हल करते तो आपकी बहुत अच्छी रिवीजन में तैयारी हो जाएगी। प्लेलिस्ट पर देखिएगा काम काम की वीडियो उपलब्ध है। प्यारे विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका यही सपोर्ट हमें आगे उत्साहित करता है कि हम आपसे जुड़ें और आपकी यथासंभव हेल्प करें। प्यारे विद्यार्थी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।